नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। मैं हूं विवेक शर्मा। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी दोनों राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है। हालांकि वह बहुमत से थोड़ी दूर है। आपको बताते हैं क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो एक्सिस के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 98 से 108, जबकि शिवसेना को 84 से 93 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो 43 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं उसकी पूर्व पार्टनर एनसीपी को 33 से 38 सीटें मिल सकती हैं। एमएनएस को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 27 सीटों का अनुमान है। हरियाणा की बात करें तो एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और आईएनएलडी के बीच कांटे की टक्कर है, जहां बीजेपी को 29 से 33 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनएलडी को 31 से 35 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस को 18 से 20 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा एचजेसी को 3 से 2 व अन्य को 7 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो ये तमाम वो परिस्थिति है जो कहीं ना कहीं सामने आ सकती है। चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर मेजर आनंद प्रकाश सनवारिया हैं, बीजेपी नेता हैं। एस.के. नैयर हैं, कांग्रेस नेता हैं। और अर्जुन शोराण हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और प्रोफेसर मोहम्मद खालिद जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा सनवारिया साहब। जिस तरीके से कहीं ना कहीं आप तो ज़रूर उत्साहित ज़रूर होंगे, जो एग्जिट पोल के सर्वे आ रहे हैं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आ रही है, हालांकि बहुमत में पार्टी कहीं दिख नहीं रही है। नहीं, मेरे ख्याल से शर्मा जी आपका ये अनुमान बिल्कुल गलत है। आप सारे हिंदुस्तान के जो सर्वे हैं, मैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट देता हूं। उन्होंने भी कुछ साइंटिफिक काम करके ये आंकड़े दिए हैं। कोई तो हमें 40 सीट देता है, कोई तो 45 देता है, कोई 47, कोई 52 दे रहा है। मैं उन बातों में ना जाते, उनको ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए मैं बताना चाहता हूं कि राजनीतिक तौर पे हमारा भी सर्वे है। हम घर घर गए हैं, हम गांव गांव गए हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो हनीमूनिंग पीरियड 4.5 महीने का अभी तक भी कायम है जनता के साथ। उनकी जो भीड़, जो जनता उनकी रैली सुनने के लिए आई और उस रैली सुनने के बाद उनको वोट में परिवर्तित हुआ, आज का जो वोटिंग परसेंटेज हरियाणा में सारे रिकॉर्ड तोड़ करके 75% तक चला गया। किसी किसी में तो 82 तक भी चला गया है कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो वो सब चीज़ों को जब इतना बहुमत से अगर आप लोग टर्नआउट करता है तो उसमें एक परिवर्तन की लहर है। और वो परिवर्तन, और एक और बात बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा में 51% वोटर्स 35 साल के उम्र तक का है। उसको भविष्य में अगर कहीं किरण दिख रही है और रे ऑफ होप दिख रही है तो वो बीजेपी में दिख रही है। और उसकी वजह से मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि आपके ये आंकड़े बहुत नीचे दिखाए जा रहे हैं, पहले कट के हैं। जब जो जो आगे आगे काउंटिंग की बातें चलती जाएंगी और 19 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे तो हम 55 से लेके 58 सीटें लेकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे हरियाणा में। एस.के. नैयर साहब, आपके पास आना चाहूँगा। दोनों राज्यों में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति जरूर है। अगर बात करें हरियाणा में भी कांग्रेस का ग्राफ घटता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में भी ग्राफ कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना प्रचार और प्रसार में दोनों राज्यों में इस बार कहीं पिछड़ी है? जरूर नहीं, ऐसा नहीं है। जो वही बात आपकी आ जाती है, जैसे आनंद साहब ने कहा है कि जो एग्जिट पोल है वो इस वक्त जो है वो एग्जैक्ट नहीं, हम कह सकते काफ़ी नज़दीक नहीं है। इसका काफ़ी से ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है जी। तो अगर इसके ऊपर हम जाते, इसमें ये मैं नहीं कहूँगा कि ये गलत है, हो सकता है ये काफ़ी हद तक सही हो, लेकिन वो चीज़ जो अपने मन में नहीं, हमने जितना जो हम लोगों ने जो काम किया हुआ है उस काम का कोई ना कोई तो असर है। पिछले अगर 10 साल से अगर वहाँ अगर हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमारे जो है वो हमारे जो नेता लोगों ने अगर जो इसको काम को किया है, सरकार ने हमारे काम किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका कुछ ना कुछ असर अभी तक नहीं है। उसका असर बाकायदा तौर पर है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो पहले से हमारी जो थोड़ी सी वो जो कह दो लहर में मान लेते हैं कि मोदी लहर का जो चक्कर है वो उसका थोड़ा फर्क तो अवश्य है।
ये हम मानने को तैयार हैं, लेकिन इतना फर्क भी नहीं है कि एकदम आपने जो आपके आंकड़े दिखा रहे हैं 13 या 15 आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उनकी तरफ से ये चीज़ का दावा किया गया है कि मैं तीसरी बार सरकार बनाऊंगा। अर्जुन जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से अगर ओवरऑल हम एग्जिट पोल को देखें तो कहीं ना कहीं बहुमत किसी भी पार्टी का बनता हमें नहीं दिख रहा है। बीजेपी 29 से 33 के बीच में कहीं दिख रही है, इनेलो की बात करें 31 से 35 के बीच में दिख रही है, कांग्रेस 18 से 20 सीटों के बीच में दिख रही है, और जो एचजेसी है वो 3 या 2 सीटें हासिल कर सकती है, और अन्य जो है 7 पर काबिज हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर इस समय की परिस्थिति को देखें तो एग्जिट पोल जो है कहीं ना कहीं सही सीटें इस समय दर्शा रहा है। देखिए, ये इस वक्त कहना कि सही दर्शा रहा है नहीं, ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। जैसे अगर सी वोटर का सर्वे देखे, वो करीबन 2 या 3 बजे तक का सर्वे था, उसके बाद जो अगले 4-5 घंटे थे वो सर्वे का पार्ट नहीं होते हैं। तो अगर इनका एवरेज लें तो हाँ, ये दिखता है कि बीजेपी को एक बढ़त है, पर यह भी दिखता है कि एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करने की इस वक्त स्थिति नहीं। अब सवाल ये है कि जब भाजपा सरकार या भाजपा की जो रणनीति ये थी कि इनेलो को भी टारगेट करे और कांग्रेस को भी टारगेट करे, वहाँ महाराष्ट्र में शिवसेना को टारगेट किया, मोटा मोटा बहुत ज़्यादा नहीं किया, तो उसमें अब गठबंधन कौन बनाएगा और कैसे बनेगा। और जब गठबंधन बनेगा तो प्रदेश की जनता, दोनों प्रदेश जो हैं उनकी जनता क्या सोचेगी और क्या उनके साथ ये विश्वासघात होगा जब भाजपा अगर पूर्ण बहुमत में नहीं आती है और गठबंधन ऐसी पार्टी के साथ करती है जिसको वो पहले चोर उचक्का कह रही थी तिहाड़ में जाना पड़ेगा वगैरह, तो उसका क्या मतलब होगा। प्रोफेसर साहब, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके की परिस्थिति यहाँ पर एग्जिट पोल में सामने निकल कर आ रही है, दिक्कतें सभी पार्टियों की, हालांकि चुनावी मैदान में सभी पार्टियां अकेली निकली थी। जिस तरीके से भाजपा का हरियाणा जनहित कांग्रेस से गठबंधन टूटा, सब ने अपने अपने रास्ते अलग किए, कांग्रेस जो पहले से ही अपने एक स्तर पर चुनावी मैदान में कूदी थी, तो कहीं ना कहीं जो इनेलो और बीजेपी है, इस समय दोनों पार्टियों पर तमाम जो नजरें हैं टिकी हुई हैं। अगर इस तरीके के समीकरण आते हैं तो दोनों पार्टियों को गठबंधन की ओर जाना पड़ सकता है। हालांकि पार्टियों पर तय होगा कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है। जो तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर तीखे कटाक्ष चुनावी दौरान करते थे, लेकिन उसके बाद की परिस्थिति उनके लिए मुश्किल जरूर होगी। देखो, ऐसा है कि राजनीति में कोई अछूत नहीं होता। पहली बात तो ये है, राजनीति को कहा जाता है कि इट इज़ आर्ट ऑफ द पॉसिबल, जो कर दिखाए। और हरियाणा की राजनीति में तो ख़ास तौर पे यहाँ पर ऐसी पार्टियों की सरकार बनी है, ऐसे लोगों की सरकार बनी है जो सत्ता से बहुत दूर थे इलेक्शन के बाद, लेकिन सरकार बना गए। जहाँ तक सवाल दोनों का है, महाराष्ट्र का भी और हरियाणा का भी, ये शुरू से क्लियर था। जिस तरह से गठबंधन टूटे, बीजेपी अपना जो नया फाउंड वर्चस्व है उसको साबित सिद्ध करना चाहती थी, मोदी के नाम को बनाना चाहती थी, जो कि रिसेंटली अच्छा खासा बहुमत जो है पार्लियामेंट में लेकर के हटे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ। दोनों जगह पर हम देखते हैं कि हरियाणा में फॉर एग्जांपल जो ये इलेक्शन होके हटा है पार्लियामेंट का, 52 सीटों में बीजेपी की बढ़त थी, लेकिन अब अगर उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उनको ढूंढने पड़ेंगे, तलाश करने पड़ेंगे, सहयोगी तलाश करने पड़ेंगे। जहाँ तक सवाल है इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी के इकट्ठे आने का, उसमें अकाली दल क्या भूमिका निभाता है, क्या अकाली दल की वहाँ पर चलती है या नहीं चलती, क्या इंडियन नेशनल लोकदल का चीफ मिनिस्टर बनेगा या बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, दोनों उस चीज़ पर सहमत हो पाते हैं या नहीं हो पाते। इंडियन नेशनल लोकदल की एग्जैक्टली कितनी सीटें आती हैं, बीजेपी से ज़्यादा हैं या कम हैं, या कांग्रेस जो है वो तलाश करती है कि किसी तरह से सरकार में आ जाए किसी के साथ गठबंधन करके। आइडियोलॉजिकली अगर हम विचारधारा के रूप से देखें तो वहाँ पर विचारधारा तो बीजेपी की है और कांग्रेस की है, बाकी जो हैं वो परिवार बेस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या व्यक्ति विशेष के ऊपर आधारित पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी का कोई विचारात्मक अगर संबंध हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। आर्ट ऑफ पॉसिबल वाली बात है कि कौन सत्ता में आ सकेगा, ये बड़ा मुश्किल है इस समय कहना। बेशक आप सर्वे कितने मर्जी दिखाते रहिए, वो एक हिस्ट्री हो गया है। अब तो फ्यूचर की बात है कि 19 को जब डब्बे खुलेंगे तो किसको कितनी सीटें मिलती हैं, उसके बाद नए समीकरण तलाश करने की प्रक्रिया हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कोशिश करेगी। कांग्रेस भी ये चाहेगी किसी ना किसी तरह से बीजेपी की सरकार ना बन पाए, जैसे दिल्ली में हुआ था आम आदमी पार्टी के समय पे।
और बीजेपी ये चाहेगी कि किसी तरह से उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर वो सरकार बना सकें, जो कि अगर उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं आता तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए उनको भी कई जगह पर डाउन आना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल अगर 10 साल से सत्ता से बाहर है, सत्ता का सुख भोगना चाहता है, तो उनको भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो इसलिए अभी ये सब चीज़ें जो है एक्सप्लोर करेगी हर पॉलिटिकल पार्टी। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी होगा, ये 19 तारीख के बाद पता चलेगा। सनवारिया साहब, जिस तरीके से अगर बात करूं बीजेपी की, दोनों ही प्रदेशों में इस बार बीजेपी ने अपना गठबंधन तोड़ा है और पुराने जो उनका नाता था उसको दरकिनार किया है। हालांकि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी उस समय कहीं ना कहीं सरकार ने ज़रूर प्रतिबद्धता जताई थी कि सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे पार्टी ने सत्ता में अपनी पकड़ बनाई, उसने हरियाणा में भी जो हजका है उसको दरकिनार कर दिया, महाराष्ट्र में उन्होंने शिवसेना को दरकिनार कर दिया। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बीजेपी की मंशा पर भी यहाँ पर उठ रहा है। सनवारी साहब, शर्मा जी, इस पे सवाल उठाने की कोई बात नहीं है। पॉलिटिक्स इज ए वेरी डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट, बहुत तेजी से ये चक्कर घूमता रहता है। हमारी बीजेपी पार्टी वो विचारधारा की पार्टी है कि जो सत्ता के लिए लालूप या लालच में नहीं आती। उसके कुछ ध्येय हैं, उसके कुछ एम्स हैं। गठबंधन बनाए गए थे, जैसे आपने बताया हरियाणा में भी बनाया गया था और काफ़ी दिनों तक रहा, महाराष्ट्र में बनाया गया था, काफ़ी सालों तक रहा वो गठबंधन। लेकिन किसी भी हालत में आत्मसम्मान पे चोट खा करके सरकार बनाने के फेवर में बीजेपी कतई ही नहीं है। तो इस लिहाज से हालात ऐसे बना दिए गए बीजेपी के सामने, ये ना कहिए कि कोई घमंड की बात थी, हालात हरियाणा में भी ऐसे बना दिए गए कि वो संबंध तोड़ना पड़ा। और उसी तरह से किस कदर तक हमारे साथी जो साथ में थे उतने नीचे तक चले गए, मैं वो रिपोर्ट नहीं करूंगा कि उसका बाप भी आ जाए तो ये नहीं कर पाऊंगा, ये सब चीज़ें। तो इसलिए आत्मसम्मान को बचाते हुए अगर ये गठबंधन तोड़ना पड़ेगा तो हमें कोई उसकी दुख भी नहीं है। और अब जो आंकड़े और जो चीज़ें सामने आने वाली हैं 19 तारीख को, और जो सर्वे अभी तक आए हैं, उसने पूरा प्रूव कर दिया कि जो गठबंधन हम लोग टूटे गए, हमने नहीं तोड़े गए, जो टूटे गए उसका फायदा जनता को मिलेगा। हमारी एक सुदृढ़ सत्ता, एक सरकार, करप्शन फ्री सरकार, डेवलपमेंट के ध्यान रखते हुए सरकार, जो कांग्रेस का कुशासन 10 साल तक हरियाणा को खा के चला गया, उसको खत्म करने का ये नींव आज के आपके सर्वे बता रहे हैं। और 72% जो वोटिंग हुई है वो बता रही है कि हम करीबन 50-52 सीटें लेकर के किसी गठबंधन की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। नैयर साहब, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने दोनों राज्यों में चुनाव में प्रचार प्रसार किया, अगर बीजेपी को एक तरफ देखें तो स्टार प्रचारकों ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में प्रचार के तौर पर कुछ खास नहीं हुआ, ना हरियाणा में ना महाराष्ट्र में। अगर बात करें नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया, जबकि कांग्रेस दोनों राज्यों में पिछड़ी है। क्या कारण रहे हैं ऐसे? नहीं, पिछड़ने का तो खैर कारण नहीं कह सकते कि आप पिछड़ी है, पर एक बात मैं कह सकता हूँ कि प्रचार के अंदर जो है हमारी जो सेंट्रल हमारी जो कांग्रेस कमेटी के जो प्रवक्ता वगैरह हैं या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें, जिसमें आदरणीय सोनिया गांधी जी या राहुल जी हैं, तो उन्होंने अपना कुछ सोच करके ही इसको किया है। वो कभी ये चाहेंगे नहीं कि हमारी किसी भी तरह के हमारे जो कैंडिडेट हैं या हमारे जो किसी तरह के जो उम्मीदवार हैं वो कहीं उनको तकलीफ हो या वो हारने की स्थिति में आए। ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा यही हुआ कि हमने सरकार बनानी है। आज तक हमारी जो अपना महाराष्ट्र के अंदर सरकार जो है चाहे गठबंधन में रही है, लेकिन रही कांग्रेस की सरकार ही अब। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो हरियाणा के अंदर है, आज तक जो सरकार है वो कांग्रेस की ही रही है, बिना किसी गठबंधन के। इस बार भी पूरी उम्मीद है कि हमारे जो है वो कोशिश तो करेंगे। अब मैं नहीं कभी कह सकता, क्योंकि अभी आंकड़े जब आएंगे आंकड़े मैं अभी कह दूं आपको नहीं हमारी तो 100% आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसी हमारी आशा है, ऐसी हमारी उम्मीद है हमारे प्रयासों के अंदर, क्योंकि यहाँ जो हरियाणा के अंदर हमारा जो इस बार ये इलेक्शन हुआ है या चुनाव हुआ है, उसके अंदर ये सर्वसर्वी उन्होंने हमारी जो आदरणीय हमारी सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को फ्री हैंड दे दिया कि आप अपने हिसाब से करो। उसके साथ अशोक तंवर जी को दे दिया कि आप दोनों मिलकर के जैसे आप करना, यू आर फ्री हैंड।
और वो उन्होंने दोनों किया। लड़के बैठ के थे कि एक ने वापस अर्जुन कर जी, दिया जिस था। तरीके से कांग्रेस ने वॉकओवर दिया एक किस्म से बीजेपी को, लोकसभा चुनाव में भी वॉकओवर दिया और अब दोनों राज्यों में भी कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में कमी रही है, क्या? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि मतलब ये कहना कि वॉकओवर दिया तो ये गलत होगा, पर हर पार्टी अपनी जानती है कि वोटर किस तरफ जा रहा है। वो जो मर्जी बोले टीवी चैनल पे आकर, पार्टी अंदर उन्हीं तौर पे जानती है कि ये इन्वेस्टमेंट की तरह होता है उनके लिए। करोड़ों रुपए खर्चते हैं, हजारों करोड़ रुपए, तो वो जानते हैं कि किस सिलेक्शन पे खेला जाए, किस पे नहीं। हालांकि बात कुछ और हो रही होती है, पर एक ये बात नहीं है कि नंबर 1 हरियाणा का कैंपेन चला, हम जानते हैं ऐड में खूब पैसा खर्चा गया, ट्विटर फेसबुक पे पैसा खर्चा गया और खूब रैलियां भी हुई। और आपको हमने पहले भी आज बात की थी कि यहाँ पर जो लोकल या रीजनल लीडरशिप है, हुड्डा साहब की लीडरशिप है, उसको प्रॉप अप किया गया। जो सेंटर की जो ए टीम थी वो आके यहाँ पे कैंपेनिंग के लिए नहीं है। वो कहीं ना कहीं दिखाता था वो रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि बाकी प्रदेशों में, चाहे यूपी हो कहीं, जहां पर राहुल गांधी ने फ्रंट फुट पे बैटिंग की थी, मतलब एकदम सामने आके खेला था, वो चीज नहीं हुई। पर दूसरी बात ये भी है कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में दोनों जगह पे एटलीस्ट ये है कि कांग्रेस के अच्छे बड़े लीडर रहे हैं, 10 साल तक सीएम रहे हैं और बाकी लीडर हैं। भाजपा के लीडर कहाँ हैं? मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जब अगर भाजपा की सरकार बनती है, इनके 45 से ज्यादा सीटें आती हैं यहाँ पे या मेजोरिटी आती है, तो क्या ये एक नई हाईकमांड संस्कृति बन रही है भाजपा की, जहाँ पे अमित शाह और मोदी डिसाइड करेंगे कि यहाँ का सीएम कौन होगा? क्योंकि ये संस्कृति भाजपा की अब तक मैं मानता हूँ नहीं रही। मोटे मोटे तौर पे इंटरनल एक डेमोक्रेसी रहती है, हालांकि आरएसएस पे उसका अपना एक इन्फ्लुएंस रहता है। तो ना साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी हमें पता है कोई ऐसा चेहरा उभर के नहीं है। जब बड़ा चेहरा नहीं होता तो कौन वो लोग हैं, वो कौन फैक्टर्स हैं जो प्ले करेंगे? अगर मोदी साहब और अमित शाह कर रहे हैं तो ये भाजपा की जो परिकल्पना है, जो कहते हैं पार्टी विद ए डिफरेंस कह के बड़े साल तक बेचा गया इसको, वो आज कैसी रहेगी, कितनी डेमोक्रेटिक रहेगी, इस पे बहुत बड़ा सवाल है। खालिद जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को घोषित करती है, नरेंद्र मोदी का नाम एकदम सामने लेकर आती है, परंपराओं को तोड़ती है, लेकिन अगर बात करें दोनों राज्यों की, हरियाणा और महाराष्ट्र में, वहां सीएम पद के दावेदार तक घोषित नहीं किए जाते हैं। ऐसे क्या कारण रहे, ऐसी क्या मजबूरियां रही बीजेपी के लिए कि वो सीएम पद के दावेदार तक नहीं पेश कर पाई? और केंद्र में मोदी सरकार बनने से पहले एज ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दिया गया। देखो, दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि जो ये बात कही जा रही है कि इस बार बहुत ज़्यादा इलेक्शन वोटिंग हुई है। हरियाणा में 1966 से जब से हरियाणा बना है, सिर्फ 1968 को छोड़कर, जहाँ पर 57% पोलिंग हुई थी जी, फर्स्ट जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पर भी 72% पोलिंग हुई थी जी। और पिछले अगर 2-3 इलेक्शन हम देखें तो 69, 71, 70% पोलिंग होती रही है हरियाणा के असेंबली के इलेक्शन के अंदर। इसलिए 2-3% ज़्यादा हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस आ गया, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थी। दूसरी चीज़, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, इस बिज़नेस में है, अगर वो ये कहे कि हमें सत्ता का लालच नहीं है, ये लोगों को धोखा देने वाली बात है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी विचारधारा के अनुसार सत्ता में आना चाहती है और सत्ता चलाना चाहती है, अदरवाइज़ वो इस बिज़नेस में होती ही ना। जी। तीसरी चीज़ जो है, जो आपने ये बात कही है कि अगर बीजेपी को पार्लियामेंट के अंदर पूर्ण बहुमत ना मिलता तो वो किसी भी सूरत में हजका के साथ या महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ अलायंस कभी ना तोड़ते, चाहे वहाँ पर उनको अपनी प्रतिष्ठा जो है वो डाउन करनी पड़ती, चाहे अप करनी पड़ती। ये तो परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, जैसे इन्होंने कहा कि राजनीति में उसके मुताबिक सोच भी बदलती रहती है, स्ट्रेटजी भी बदलती रहती है, सब कुछ बदलता रहता है। अब आप जो बात कह रहे थे कि उसके बारे में घोषित करने के बारे में कि कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित किया, जिस समय इलेक्शन था पार्लियामेंट का तो बीजेपी ये टीज़ करती थी कांग्रेस को कि भी आप बताओ आपका प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कहाँ है। जी। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी स्ट्रेटजी के मुताबिक कहा हमने नहीं घोषित करना है। उस समय नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि देखो कौन माँ अपने बच्चे को सामने ला करके मरवाना चाहती है, वगैरह वगैरह। आज परिस्थिति बिल्कुल डिफरेंट थी। हरियाणा के अंदर कांग्रेस ही एक पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट जो था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रूप में, और इंडियन नेशनल लोकदल का
उन्होंने चौटाला को हमेशा कहा कि चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला आगे आएंगे। हजका ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई आगे आएंगे। और बसपा ने जो था उन्होंने भी अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट, बीजेपी के पास इसलिए नहीं था। एक तो बीजेपी में जो इंपोर्ट हुई है दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से, वो एक बंदे ने कहा कि हम कोई घास चरने थोड़ी जा रहे हैं बीजेपी में, यानी वो भी किसी वो स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं। और वहाँ पर कई लोग इकट्ठे हो गए जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। अगर इलेक्शन से पहले बीजेपी हरियाणा के अंदर ये बात डिक्लेयर कर देती तो उसका वोटिंग पैटर्न के ऊपर फ़र्क पड़ना ही पड़ना था। ये एज ए स्ट्रेटजी, बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने एक स्ट्रेटजी जो है वो मानी कि हम किसी को नहीं घोषित करेंगे, बाद में देखेंगे। और उस बाद में देखने में क्या है, अभी भी आप देखना, अगर बीजेपी मार्जिन पे हुई तो पता नहीं कितने लोगों को लेकर के कहाँ पर जा घुसेंगे सत्ता के लालच में। इसको कुछ नहीं कह सकता, ये हरियाणा की राजनीति है। सनवारिया जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से हम लगातार ये बात कर रहे थे कि हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी कहीं ना कहीं सीएम पद के दावेदार घोषित करने में चूकी है, कांग्रेस लगातार पिंच करती रही है बीजेपी को कि आखिरकार सीएम पद का दावेदार जो है कम से कम उसे घोषित करे। देखिए, मैंने अभी अपने दोनों विशेषज्ञों को भी सुना और प्रोफेसर खालिद साहब ने भी कहा कि पहले ये कांग्रेस को टीज करती थी और अब बातचीत उल्ट गई। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि कुछ तो निर्णय हमें ले लेने दो भाई। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम क्या करना चाहते हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, किस मकसद से। लेकिन मैं आप ये क्लियर कर देना चाहता हूं, आपके ही सर्वेक्षण के जो रिपोर्ट्स आज आए हैं कि जो पार्टी सिर्फ 4 सीट लेके आई थी थोड़े दिनों पहले, 5 साल पहले, उसको आप ही आज 30 या 35 दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हमने नहीं कहा, समथिंग लाइक दैट। उसका वोट परसेंटेज इतना बढ़ गया, तो इसका मतलब कि हमने अपनी जो पार्टी में निर्णय लिया, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो निर्णय लिया कि हम मुख्यमंत्री नहीं बताएंगे, तो वो उतना अधिकार तो हमारे पे छोड़ दीजिए। मैं अपने साथियों से भी ये कहना चाहूँगा। लेकिन मैं ये इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से आवाम को, जो मेरे साथियों ने कहा कि मोदी जी या अमित जी ही चीफ मिनिस्टर जो है मुकर्रर करके वहाँ से भेज देंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी इज ए डिफरेंट पार्टी विद ए डिफरेंस। ये नहीं कि बाप आया, पोता आया, बेटा आया, चाचा आया, चाची आई, कोई ना कोई उधर से सोनिया जी आए, उनके बच्चे आए, जो कुछ आया वो कर दिया। अब भूपेंद्र जी को, हुड्डा साहब को चीफ मिनिस्टर यहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट करके रखा, तो पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ था। तंवर साहब ने, ठीक है, इनके यहाँ डिक्टेटरशिप चलती है। एक बार जब मैडम ने आंख दिखाई तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो बोल पाए। उसने कहा था मैं पेपर साइन नहीं करूंगा, उसने कहा मत कर, हम दूसरे वाले तैयार करके दे देंगे। तो असली डेमोक्रेसी हमारी पार्टी में। हम आपको एक स्थायी नेतृत्व देने के लिए एक बहुत बढ़िया तरह का चीफ मिनिस्टर इस हरियाणा को 20 या 21 तारीख को दे देंगे हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ। नैयर साहब, क्या आप सहमत हैं सनवारिया जी जो कह रहे हैं, या बीजेपी में कहीं ना कहीं जो वोट चुनाव से पहले कहीं फूट थी उसके डर से ये सब किया गया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो नेतृत्व जो है बाकायदा तौर पे संगठित है, बहुत पुराना है। उसके अंदर व्यवस्था जो है, उसके अंदर किसी तरह की भी कोई ऐसी बात नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो है उसको रिस्पेक्ट देते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो दे दिया है वो दे दिया है। उन्होंने जो कह दिया उसको करना है। ये नहीं है कि उसके बाद उन्होंने कह दिया तो उसके बाद चेंज करना है, या ऐसा कुछ नहीं है। हमारे डिसिप्लिन के अंदर सारे काम होते हैं। ये बात दूसरी है कि हमारा जो है वो सागर की तरह, ये कांग्रेस एक सागर की तरह है, और सागर की तरह होने के कारण उसके अंदर जरूरी बात है कि छोटी मोटी बातें घटती रहती हैं। तो छोटी मोटी बातों की तरफ ना ध्यान देते हुए, जो हमारे जो हम उसका जो ध्यान है इस तरफ आकर्षित ना करते हुए, हम जो हमारा जो टारगेट है उसके ऊपर हम रखने की कोशिश करते हैं और उस टारगेट के ऊपर जो चलते हैं। और नहीं साहब, तो ऐसे क्या कारण रहे कि हुड्डा साहब, दो बड़े जो तमाम चेहरे थे, वीरेंद्र सिंह की बात करें और बड़े चेहरे हैं, उनको कहीं ना कहीं रोकने में नाकाम रहे खुद? हालांकि उन पर ये आरोप लगे कि हुड्डा चेहरा युक्त पार्टी हो चुकी है पूरी कांग्रेस पार्टी हरियाणा में। देखो, ये अब मैं इसके बारे में, हमारे दिग्गज नेता हैं, कोई छोटी बात नहीं है। मैं उनके सामने अगर ऐसी बात कुछ कहना नहीं चाहूँगा। ये हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड कह लो, या ऊपर हमारे जो है अपना जो
सोनिया जी हैं या जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट वगैरह जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो पार्लियामेंट्री CWC के अंदर बैठ करके जो भी करते हैं तो वो तो उसी तरीके से आदेश उनको जो आते हैं वो करते हैं। अगर वीरेंद्र जी का उनके साथ कोई डिफरेंस हो सकता होगा किसी न किसी स्टेज पे, किसी न किसी बात के लिए, हो सकता है वो मुख्यमंत्री के लिए भी हो, लेकिन उनको ये भी दिखता होगा कि अगर हम उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हमारी पार्टी के अंदर उसके आने वाली टाइम में क्या सीटें आएंगी। आपका थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाता हूँ भजन लाल जी के टाइम के ऊपर। भजन लाल जी ने जब यहाँ पर लोकसभा के अंदर 10 की 10 सीट लेकर के दी थी, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, हालांकि उन्होंने उस चीज़ के अंदर वो लिया गया, सारा कुछ किया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो हमारे वो उन्होंने देखा कि नहीं भाई, अगर भजन लाल जी अगर वो पार्टी छोड़ गए हैं तो छोड़ गए भाई, छोड़ गए। हमने हमारी जो जनता है उसको उन्होंने पूरी तरह से ऑनर करती है। अर्जुन जी, जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति है इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर है कि आप कितने बड़े नेता आपको छोड़कर जा रहे हैं और पार्टी हाईकमान भी उस चीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। हुड्डा साहब को एकमात्र, हालांकि सवाल लगातार उठते रहे कि हुड्डा साहब युक्त पार्टी हो रही है, उसके अलावा हुड्डा साहब के अलावा किसी नेता की कदर पार्टी में नहीं रही है। नहीं, देखिए जैसे इन्होंने कहा, भजन लाल जी जब 10 सीटें लेकर आए तो कुछ ना कुछ करके उनको वापस लाना चाहिए था। आज आपने हजका को एक चैलेंज बना लिया, आपने खिलाफ खड़ा कर लिया, उसका फायदा क्या हुआ? अगर वो इकट्ठे रहते तो शायद स्ट्रेंथ बढ़ती, कांग्रेस पार्टी की बड़ी हिस्ट्री रही है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ, जमहूरियत का दौर है, आप कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी का खेल हुआ है इलेक्शन, तो उसमें पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी भी तो होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने बार बार उसकी बात की है, पर शायद वो सही तरह इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। सवाल ये रहता है कि जब, और हमने इसकी पहले भी बात की थी, 1 साल पहले आज से कांग्रेस के पास सेंटर में सरकार थी, आंध्र प्रदेश में थी, महाराष्ट्र में थी, हरियाणा में थी, दिल्ली में थी और बाकी और कर्नाटका में थी। आज उनके पास कर्नाटका में सरकार रहती है, महाराष्ट्र और हरियाणा में तो लगता है सत्ता डगमगा रही है, तो उनके पास बचा क्या है? और ये नहीं है कि उसमें रिसर्जेंस का मादा नहीं है। जो मेरे पास सर्वेक्षण उसके हिसाब से करीबन 23% वोट शेयर अभी भी कांग्रेस के पास आ रहा है, जो चाणक्य वालों का चाणक्य का सर्वे, तो 23% वोट शेयर इनसिग्निफिकेंट नहीं होता। ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है फाइट बैक करने की, अभी भी उसके अंदर एक संगठनात्मक एक शक्ति है। अब उसको सुचारू रूप से नहीं ठीक किया जाएगा। CWC कितनी डेमोक्रेटिक चलती है, चौधरी बीरेंद्र सिंह जो एक पार्टी इतने सालों से पार्टी में रहे, CWC के मेंबर थे, उत्तराखंड और बाकी जगहों के इंचार्ज थे, उनको क्या कारण पे उनको जाना पड़ा? तो ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। मैं समझता हूं ये लोकसभा के चुनाव के बाद बहुत पास का चुनाव था, तो शायद अभी वो सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रोसेस खत्म नहीं हुई है, पर करीबन मुझे लगता है अगले साल तक कहीं ना कहीं एक रिसर्जेंस शायद दिख सकती है कांग्रेस में। अगर नहीं दिखेगी वो बहुत ही डेंजरस ट्रेंड होगा इस देश के लिए, क्योंकि एक बड़ी पार्टी जिसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है, उसको उसके अंदर जो भी खामियां हो उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा भी है, और एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं अप्लाई भी होते रहे हैं। जहां पे वो नहीं हो रहे हैं, जो चीजें बदलने वाली हैं, चाहे वो फर्स्ट फैमिली को ही बदलनी पड़े उसकी, वो बदलना चाहिए। खालिद जी, जिस तरीके से अगर बात करें राजनीतिक समीकरणों की, हालांकि कांग्रेस की एक खासियत रही है, जिस तरीके से गिरती है रिवर्स स्विंग भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करती है। वोट शेयर जो कांग्रेस का है वो कहीं ना कहीं उसको हल्का सा स्विंग होने की ज़रूरत होती है और कांग्रेस वापसी कर जाती है। लेकिन इस समय जो परिस्थिति कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं पिछले लोकसभा चुनाव के बाद बदलती जा रही है, कांग्रेस के लिए चीज़ घातक साबित हो सकती है। खालिद जी, देखो ऐसा है, डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी होता है, और अपोजिशन ही लोकतंत्र की पहरेदार होती है। इसलिए जहाँ तक बीजेपी का सत्ता में आना केंद्र में और राज्यों में, और जैसे कांग्रेस का जो है सत्ता से बाहर जाना, ये सब चीज़ें हैं, अभी तक बीजेपी को जो वोट मिलती रही है वो नेगेटिव वोट है। केंद्र में भी जो वोट मिली है उसमें बहुत हद तक नेगेटिव वोट थी। 10 साल का जो केंद्र में शासन था कांग्रेस का, उसके अगेंस्ट थी। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में और हरियाणा के अंदर भी 10 साल से कांग्रेस की सरकार है, और लोगों को अगर अल्टरनेटिव दिखता है तो वो किसी और को सत्ता देने में कोई ग्रेज नहीं करेंगे। ये जो दौर इस समय चल रहा है राजनीति में, ये विचारधारा से ज़्यादा दौर ये है कि पावर की इक्वेशंस बदलते
बदलने में आइडियोलॉजी या दूसरी चीज़ें नहीं सामने आती। वोटर ये देखता है कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कहाँ पर फ्यूचर मिल रहा है, मुझे कल कहाँ पर अच्छा जो है कल को भविष्य दिखाई देगा, कहाँ पर रोज़गार के साधन होंगे, वो सब चीज़ें जो हैं। क्योंकि इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी भी बहुत बढ़ रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। जो भी किसी को कैरेट दिखाता है वो उसके पीछे लोग दौड़ लेते हैं। इस समय ये दौर चल रहा है। अभी बीजेपी को शो करना पड़ेगा आने वाले साल 2 साल में कि वो केवल नारे ला करके सत्ता में ही आ सकते हैं या सत्ता में आकर के कुछ करके दिखा भी सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ कर दिखाया तो जनता उनको आगे और जगह पर भी सत्ता देगी। अदरवाइज़ कांग्रेस की वापस आना तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि नेशनल लेवल के ऊपर 2 ही स्तंभ हैं, एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ कांग्रेस है, बाकी उसके इर्द गिर्द घूमते हैं बाकी सब चीज़ें जो हैं। इसलिए मैं ये देखता हूँ कि नेगेटिव वोट को बीजेपी को पॉजिटिव वोट में बदलना पड़ेगा। अगर वो नहीं बदल पाई तो लोग जो हैं, जिस तरह से लोगों ने और मीडिया ने एकदम उछाला है, मीडिया उसी तरह से इंसान को किल भी करता है। जैसे कि केजरीवाल की एग्जांपल आप ले लीजिए, दूसरे कई जगह ले लीजिए, मीडिया ने एकदम ऐसे था जैसे और कुछ दुनिया में हो ही नहीं रहा सिवाय आम आदमी पार्टी के, और एकदम मीडिया ने ही उसको वॉश आउट भी कर दिया। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जिसको मीडिया उछालता है, लोग उछालते हैं, अगर वो जनता की उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतरता, जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो उसको रिवर्स स्विंग भी बड़ी जल्दी दे सकती है। मैं एक चीज में ऐड करूं, 2004 का इंडिया शाइनिंग कैंपेन याद रखे भाजपा, किस तरीके से इनकी सरकार इतने दिन रही थी, सबको लग रहा था वापस आएंगे, और क्या रिवर्स हुआ था। और ये रिवर्स अगले कुछ सालों में पूरी हनीमून, ये सर ने कहा कि हनीमून पीरियड चल रहा है, जिस दिन हनीमून खत्म होता है तो उस दिन डाइवोर्स भी होता है। तो ये इसकी बात नहीं, मेरे ख्याल से इनको हमारी संस्कृति के बारे में पता नहीं है, हमारे डाइवोर्स नहीं होता है। 50 साल मैरिज मनाते। सनवारी जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से इस समय की परिस्थिति है, भाजपा के लिए भी परिस्थिति कहीं ना पेशम पेश की जरूर है। नरेंद्र मोदी की साख जहां दांव पर रहेगी, क्योंकि खुद स्टार कैंपेनर के तौर पे हरियाणा और महाराष्ट्र में उतरे हैं, और जो परिस्थिति अगर जो उपचुनाव यहाँ पर रिजल्ट आए हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा एक जरूर दर्शा रहे हैं। अगर इन दोनों राज्यों में बीजेपी अच्छा नहीं कर पाती है तो बीजेपी के लिए भी ये साख गंवाने वाली बात होगी। नहीं साहब, देयर इज कोई पॉसिबिलिटी। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं, और शायद 9 बजे के सर्वे देखेंगे तो आप भी देखेंगे, फिर भी हम, पर 19 तारीख को हम इसी स्टेज पे आकर के आपसे फिर एक बार इस वक्त बैठेंगे तो पूरा का पूरा। खालिद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इस पार्लियामेंट इलेक्शन में जो जनता ने हमें मैंडेट दिया है उससे उसकी आशाएं बहुत ऊपर चली गई। बिल्कुल ठीक है, बहुत ऊपर चली गई हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई हमें हर एक मीटिंग में ये कहते हैं कि बीजेपी के वर्कर्स, तुम्हें उस एक्सपेक्टेशन तक पूरा उतरना पड़ेगा। 5 साल तक आप कुर्सी में बैठने की हिम्मत मत करिए, हाथ जोड़ के जनता की बातें सुनिए, उनके काम कीजिए। और इन्होंने जो 4 या 4.5 महीने के काल में जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आप भी उसके गवाह हैं। सर, मीडिया को हम ये ब्लेम नहीं करेंगे, मीडिया यूं ही बोलता है कि एक बार तो मनमोहन सिंह जी सोनिया जी से पूछ रहे हैं, मैडम आपने 10 साल कुर्सी पे बैठा के रखा था, वो कुर्सी कौन सी थी है? तो कि जब जहां भी इंटरनेशनली देख लीजिए, ईरान के उसमें जहां हमारे लोग फंसे थे उसमें देख लीजिए, कौन प्रधानमंत्री आज तक था कि वार रूम में जाके बैठा जब फायरिंग हो रही थी वहां पे? कौन प्रधानमंत्री ऐसा है जो कि रोड से जाके वाइजैक में जाकर के जो अभी साइक्लोन आया था, हुदहुद आया था, वो देखेगा? तो आज अब फिर आगे बात करने चाहूँ, महंगाई की बात करिए तो जो ये कांग्रेस के लोग या दूसरे हमारे साथी, मतलब नरेंद्र मोदी या बीजेपी के अगेंस्ट तो सारे के सारे इकट्ठे होकर के बिल्कुल पकड़ने की कोशिश। अब वो महंगाई, आपके ही पत्रकार, आपका ही मीडिया हमें बता रहा है कि वो महंगाई सबसे कम आ गई है 5 साल में, जीडीपी ऊपर बढ़ रही है, कितना अरबों मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट अंदर आने जा रहा है। अब जापान और चाइना में होड़ लगी कि ट्रेन तो मैं बनाऊंगा भैया।
56,000 लाख करोड़ का जो डील, हेलीकॉप्टर का डील, वो कैंसिल कर दिया। ये बीजेपी की सरकार ने किया कि हेलीकॉप्टर तो हम अपने बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें, इसका इफेक्ट जरूर आएगा। बिल्कुल इन लोगों ने कहा जनता की आशाएं आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और हमें उस पर पूरा उतरना पड़ेगा। और मैं आप इत्मीनान दिलाता हूं कि हमारी पार्टी नरेंद्र भाई के नेतृत्व में पूरा उतर के दिखाएगी और एक दिन भारत को कांग्रेस मुक्त भारतवर्ष बना के छोड़ेगी। नैयर साहब, अगर भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, जिस समय भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस हाईकमान ने जिस तरीके से कमान दी हरियाणा में कांग्रेस की, अगर कांग्रेस का यहाँ पर हश्र कहीं ना कहीं खराब होता है तो साफ तौर पर जो जिम्मेदारी है भूपेंद्र हुड्डा पर यहाँ पर गाज गिरेगी और हो सकता है कि आने वाले समय के लिए उनके लिए यह हार काफ़ी बोझ भरी रही। नहीं, ये तो खैर नेचुरल चीज़ है कि अगर आपने किसी को फ्री हैंड दिया है तो पहली बात तो इस किसी उम्मीद के साथ दिया है, ऐसा तो दिया नहीं है कि लो भी आप करो। कोई ना कोई तो कारण है। अगर हमारे बाकी दिग्गज अगर कुछ नाराज थे और वो अगर इस चीज़ को हमारी कांग्रेस को छोड़ के गए हैं तो उन्होंने कोई बहुत प्रयास तो उन्होंने भी किया होगा कि ना जाएं, क्योंकि उसका दब्बा तो हमारे ऊपर भी आता है कि भाई क्यों छोड़ के चला गया, चाहे वो गलत हो या सही, इसका कोई सवाल नहीं है। कुछ ना कारण तो कुछ भी है। तो वो भी प्रयास करने के बाद अगर नहीं हुआ और किसी को अगर उन्होंने अगर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अगर फ्री हैंड दिए है तो उन्होंने भी अगर उस चीज़ को लिया है कि फ्री हैंड पे मैं काम करूंगा, वो भी किसी बलबूते के ऊपर किया। 10 साल में अगर काम किए हैं, उनको भी पता है कि इसका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो राजनीतिक एक्सपीरियंस जिसको हम कह सकते हैं, अगर उसको गेन करके उसके तजर्बे के साथ अगर उन्होंने किया है या कुछ उसके अंदर उनको कुछ नजर आया, तभी उन्होंने उस प्रोजेक्ट को अपने पास लिया कि ये इलेक्शन जो है, इसको मैं फ्री हैंड मुझे दो तो मैं ऐसे करूंगा, और उन्होंने करवाए हैं। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको बाकायदा तौर पे उनका दावा जो है तीसरी बार सरकार का है, लेकिन तीसरी बार सरकार अगर पूरी नहीं भी आती है तो इतना जरूर आएगा कि वो इतनी आएगी कि वो बाकियों को हैंग गवर्नमेंट तक ले जाएगी। 5-6 बाद में अर्जुन जी, जिस तरीके से अगर बात करें इस समय राजनीति परिप्रेक्ष्य देखें तो महाराष्ट्र और हरियाणा में दोनों में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, 10-10 साल तक सरकारें रही है। एंटी इनकम्बेंसी कितना इस बार कांग्रेस पर हावी होता आप देखते हैं? मेरे हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी ही है, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन में रही हो, बहुत मैसिव एंटी इनकम्बेंसी। और उसका कहीं ना कहीं जो इफेक्ट, मतलब मुझे लगता है कि राज्यों में सरकारों से ज़्यादा यूपीए की जो 2 सरकारें रही हैं उसकी एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं हरियाणा में, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि हुड्डा साहब का जो शासन था मोटे तौर पे उनको काफ़ी एक्सेप्टेबिलिटी थी। और आज भी कोई ये नहीं कहता, आज भी जैसे हमने पहले बात की थी कि वो नंबर 1 सीएम के बन के आते कि अगर पूरा रैंकिंग की जाए, तो उस हिसाब से यूपीए की एंटी इनकम्बेंसी पर प्लस जो स्टेट्स के अंदर एंटी इनकम्बेंसी रही वो कहीं ना कहीं रहती है। दूसरा, हम जानते हैं, जो खालिद साहब ने बात की कि कुछ समय बाद एक सरकार से कुछ लेके जब वोटर ऊब जाता है या उसके सपोर्टर ऊब जाते हैं उस पार्टी के, वो दूसरा सत्ता का समीकरण इसलिए भी बदलता है कि वो समझते हैं कि इन लोगों को हटाकर एक नई पार्टी लाई जाए, नई पार्टी काबिज की जाए और वहां से कुछ लें। हम जानते हैं कि भारत में कई ऐसे स्टेट, चाहे वो तमिलनाडु हो और बाकी जगह हो, जहाँ पे एक बार एक पार्टी आती है, फिर दूसरी पार्टी आती है और दोनों ही पार्टियां कई फ्रीबीज, कई चीजें की बात करती है, कुछ लॉबीज होती है, कुछ इंडस्ट्रीज होती है, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जिनको वो फेवर करती है। तो इसलिए 5 साल 10 साल तो बहुत बड़ी बात है काटना। आमतौर पे इतनी देर सरकारें अब भारत में नहीं रहती हैं। तो कांग्रेस ने जो 10 साल काटे, जो 2009 में भी बहुत बड़ी बात थी जब इन्होंने सरकार बना ली, ये इसके बाद अगर ये वो कैसे बनी है नहीं, अगर जैसे मर्जी बनी हो, सवाल ये है कि वो बनी और मोटा मोटा इनका शासन ठीक रहा। पर एंटी इनकम्बेंसी का तो यही मतलब है कि लोग एक तरीके से ऊब जाते हैं और वो बदलाव चाहते हैं, और ये बदलाव की हवाएं स्पेशली उन लोगों के लिए जो यंग हैं, जो हम जानते हैं कि भाजपा ने यंग लोगों को बहुत टारगेट किया, युवा को नौकरियों की बात करके सबको टारगेट किया, उनके लिए ये एक हमने देखा कि वो चाहते हैं कि लोकसभा में जो हो रहा था उसका सीधा सीधा प्रभाव यहाँ पे भी पड़ा है। हनीमून पीरियड चल रहा है, तो ये उसी का एक पार्ट माना जाए। अगले 6 महीनों में, 1 साल में ऐसा रहेगा, ये सवाल है। खालिद साहब, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने विकास के नाम पर जनता को इस बार लुभाने की कोशिश किया, वोटरों को लुभाने की कोशिश किया, हालांकि दोनों पार्टियां ये दावा करती रही हैं, जिस तरीके से बीजेपी अपने पक्ष में माहौल खड़ा करने के लिए कह रही कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, अब राज्य में
सरकार लाइए तो विकास कहीं ना कहीं और रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन अगर एक दूसरे पहलू की तरफ देखें, तमिलनाडु जैसे राज्य की सरकार को देखें तो हमेशा एक अपोजिट सरकार वहाँ पर रही है, लेकिन विकास तो उन्होंने भी किया है। तो क्या ये जायज़ है जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियाँ जनता को एक किस्म का प्रलोभन दे रही? देखो, ऐसा है कि जिस समय इलेक्शन आता है हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। अगर बीजेपी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखें हरियाणा को लेकर के तो बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो तो वही हैं, कोई थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन वुमेन का मसला हो, चिल्ड्रन का मसला हो, एजुकेशन के बारे में हो, बाकी सब चीज़ों के बारे में हो, वो हर जो वो होता है मैनिफेस्टो होता है सब में तकरीबन एक जैसी होती हैं। आप उठा करके देख लीजिए। सवाल ये है, वो एक रस्म बन के रह गई है कि 2-4 दिन पहले एक मैनिफेस्टो जारी करती है हर पॉलिटिकल पार्टी। किसी वोटर को पता नहीं होता वो क्या होता है, किसी वोटर के पास कोई माध्यम नहीं है, 2-4 वो एक रस्म होती है। लेकिन जहाँ पर सत्ता में आ गई कोई पॉलिटिकल पार्टी, आम तौर पर वो उसको भूल जाते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी विकास की बात करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि हम इन मसलों पर ये करेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमिक स्थिति क्या है, हमारी पॉपुलेशन की स्थिति क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, हमारे पास करप्शन कितनी है हमारे देश के अंदर, वो सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एस्पिरेशन और लोगों की एस्पिरेशंस बहुत बढ़ रही हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ रही हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, उन चीज़ों को सेटिस्फाई करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बस की बात नहीं है। बीजेपी का घोषणा पत्र आता है, वो साफ कहते हैं 1500 से हम 2000 कर देंगे। और अगर बात करें छोटी पार्टियों की, हरियाणा जनहित कांग्रेस की, हरियाणा जन चेतना पार्टी की, वो तो एक रिकॉर्ड ही सेट कर देती हैं कि साहब हम तो इससे भी 3 गुना 4 गुना देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं होती नहीं दिखती। राज्य सरकार को एक रेवेन्यू जनरेट करना है, काफ़ी मुश्किलों और दिक्कतों भरा यह समय होता है। तो जो घोषणाएं और वादे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि ग्राउंड वर्क कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। नहीं, मैं खालिद साहब के ध्यान में ये बात ले आना चाहता हूँ कि शायद इन्होंने हमारा घोषणा पत्र पढ़ा नहीं या कहीं चीज़ कुछ मिस कर गए। दोनों का घोषणा पत्र इन्होंने कहा कि कांग्रेस का भी वही है और बीजेपी का भी वही है। नहीं, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप देखेंगे उसको डिटेल में जाइए। कांग्रेस तो हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है, एक यूनिवर्सिटी खोलने जा रही है। हमने मुद्दा उठाया कि लड़कियों के लिए बस का बंदोबस्त करेंगे, उसमें गार्ड लगाएंगे ताकि उनकी थोड़ी सेफ्टी रह जाए। तो मतलब चलिए उसको डिटेल में ना जाऊं, बट बात बिल्कुल सही है कि जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र हमारी बीजेपी में नहीं रहता। हमारा नेतृत्व कहता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। राजीव गांधी जी ने एज ए प्रधानमंत्री कहा कि मैं सेंटर से 1 रुपया भेजता हूं और हरियाणा में 15 पैसे आता है। मेरा प्रधानमंत्री कहता है कि मैं 1 रुपया भेजूंगा और 1 रुपया ही आएगा। अब मुद्दा एक आया कि सेंटर में सरकार है, अगर स्टेट में वो सरकार हो तो क्या डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, अगर स्टेट में दूसरी सरकार आ जाए क्या डेवलपमेंट रुक जाएगा। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। मैं आपका ध्यान फिर दिलाना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री, वर्दी प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट के ऊपर कि देश का उत्थान पीएम और सीएम मिलके करेंगे, चाहे वो सीएम किसी पार्टी का हो। अरे है तो वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा। लेकिन अगर एक ही विचारधारा के आदमी होते हैं एज इट इज, अगर वो पर्सनल आपका एक रैपर्ट बनता है तो उसमें उत्थान जो है, अगर करप्शन रोकने में काबिल होते हुए और आप घोषणा पत्र में जो हमने घोषणा पत्र दिया हरियाणा सेंटर का, तो आप देख रहे हैं कि जो घोषणा पत्र कहा था उस मुताबिक से हमेशा कहते हैं 100 दिन की ये जो बातें चलती हैं ये बहुत छोटा सा अरसा रहता है इतनी बड़ी कंट्री के बीच में। तो घोषणा पत्र पे हम अक्षर से पूरा का पूरा जो ही सरकार बनेगी, हम आप फिर 4-5 महीने के 6 महीने के बाद एक बार फिर डिबेट कर दीजिए, मैं घोषणा पत्र लेके आ जाऊंगा और टिक टिक करते रहेंगे और खालिद साहब को बता दूंगा कि ये हमने किया है। नैयर साहब, आपके पास आना चाहूँगा। अगर कांग्रेस और बीजेपी की बड़ी पार्टियों की बात करें, हर बार ये मुद्दा ज़रूर उठाती हैं दोनों पार्टियां कि करप्शन को दूर करेंगे, लेकिन सही मायनों में अगर बात करें ग्राउंड स्तर पर तो दोनों ही पार्टियां करप्शन को रोकने में नाकाम रही हैं। इसमें तो खैर इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि आफ्टर वर्किंग तो वहाँ आकर के वही होती है। आज मैं
इसमें कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि जैसे अभी आपने पहले कहा है कि घोषणा पत्र कर देते हैं कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो बुढ़ापा पेंशन जो हमारे यहाँ पर हरियाणा के अंदर दी जाती थी वो 500 से 1000 हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम पे हुई है। आज उन्होंने 1 नवंबर से उन्होंने उसको 1500 रुपया कर दिया है, जो अभी इसके कोड ऑफ कंडक्ट से पहले की बात है जी। और उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना जरूरी है क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन हो चुकी है। तो क्या ये हमारे घोषणा पत्र में देने के अलावा गलत काम हुआ क्या हमने घोषणा पत्र में किया है तो वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाए हैं? क्या लाए हैं? बहुत सी चीज़ें हैं जो हम ला रहे हैं। जैसे यूनिवर्सिटी की बात है, हर जिले के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हर जिले के अंदर हमारा जो है मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें जो उन लोगों ने मैनिफेस्टो में दी हुई हैं, उन मैनिफेस्टो में दी हैं। खालिद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उस वक्त एक रस्म के तौर के ऊपर ये चीज़ें लाई जाती हैं, कोई शक नहीं है इसमें, मैं भी इनके साथ सहमत हूँ। लेकिन ये भी बिल्कुल नहीं है कि कोरी बात है कि इम्प्लीमेंटेशन में आती ही नहीं है, आती हैं। लेकिन ये है कि 100 में से 90 नहीं आती, 10 आती हैं, आती जरूर है। खालिद साहब, जिस तरीके से कांग्रेस दावा करती रही है हर ज़िले को यूनिवर्सिटी देंगे, लेकिन साथ ही सहयोगी पार्टियां ये भी आरोप जरूर लगाती हैं कि साहब यूनिवर्सिटियां तो खुली है लेकिन जो पहले से चल रही है उनकी स्थिति तो सुधारिए। देखो ऐसा है कि एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के अंदर, मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं सेंटर की बात नहीं कर रहा, एक ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। एजुकेशन को, ख़ास तौर पर हायर एजुकेशन को जिस तरह से प्राथमिकता देनी चाहिए, बजट का जितना परसेंटेज वहाँ पर लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है। बिल्कुल सही कहा। जिसकी वजह से क्या है, यूनिवर्सिटियों के अंदर 40% पोस्टें खाली पड़ी हैं अक्रॉस द कंट्री। मैं कह रहा हूँ कहाँ पर रिसर्च होगी, कहाँ पर टीचिंग होगी, बच्चे बढ़ रहे हैं, कोर्सेज बढ़ रहे हैं, नए कोर्सेज आ रहे हैं। आधे से ज़्यादा आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में जो स्टाफ है वो डेली वेजेस पे लगा हुआ है। डेली वेजेस स्टाफ क्या पढ़ेगा, उसको खुद पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसको 3-3, 6-6 महीने के तक तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। आपने नई पॉलिसीज़ बना दी हैं कि 5वीं का पेपर ना लो, 8वीं का पेपर ना लो। जब बच्चा 9वीं में जाता है उसको अपना नाम भी नहीं लिखना आता क्योंकि कभी पेपर हुआ ही नहीं, पास ही होता चला गया है। ये सब चीज़ें जो हैं ये देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक हायर एजुकेशन का सवाल है, मैं आपको दावे से कहता हूँ आपकी यूनिवर्सिटियाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 1 है, पिछले 3 साल से आ रही है पूरे कंट्री के अंदर। उसके अंदर भी मैं कह रहा हूँ कि 40% से 35% पोस्टें आज खाली पड़ी हुई हैं। 300 पोस्ट टीचर्स की खाली पड़ी हुई है। थोड़े से 30%, 40% के साथ जिस तरह से यहाँ पर टीचिंग और रिसर्च हो, उसके बावजूद ये देना, ये चीज़ें जो है वहाँ के टीचर्स को तो श्रेय जाता है। जहाँ पर हरियाणा की बात है नहीं, मैं एक चीज़ उसमें बात कर लूँ। हमने पहले भी यहाँ एक डिबेट किया था सारी पार्टियों, भाजपा की स्पेशली मैनिफेस्टो पर, वहाँ पे एक साफ बात निकल के आती है और वो शायद बाकी पार्टियों में भी होगा। एक तरफ भाजपा का मैनिफेस्टो बात करता था लेबर रिफॉर्म्स की, दूसरी तरफ राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट लेबर एक्ट को पूरी तरह चेंज कर रहे हैं, एंटी लेबर बनाने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन की बात, नाम पर ये कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी खोल दी जाएगी पंचकूला के इलाके में, एक सिख माइनॉरिटी को एक तरीके से आइसोलेट करने की बात थी। कई मुद्दे जो नेशनल मुद्दे थे, साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा था, उस पर कहते हैं इंस्टीट्यूट खोल देंगे, हर जगह CCTV लगा देंगे। तो काफ़ी हर सवाल ये है कि जब इनका मैनिफेस्टो बनता है, क्या ये जनता के पास जाते हैं, जनता से पूछा जाता है क्या, या ऐसा होता है कि जैसे मैनिफेस्टो देख के लगता है करीबन 30 पेज का मैनिफेस्टो है कि हर पेज पर आकर किसी न किसी ने कहा कि ये भी डाल दो तो वो भी डाल दिया, ये भी डाल दो तो वो भी डाल दिया। इनके अंदर के मुद्दे कुछ और है, क्योंकि अब जब मैनिफेस्टो रिलीज होता है उसमें ये बात की जाती है कि हम गौ हत्या के लिए कड़ा कानून तो सिर्फ उसमें लिखा है हम इंप्लीमेंट करेंगे, मैनिफेस्टो में लिखा है। वर्बली जो मैनिफेस्टो बनाने वाले वो बोलते हैं कि हम इसको मर्डर की इक्वलाइज करेंगे। जब आप ये बोलते हैं, आप अपने मैनिफेस्टो में कुछ और कह रहे हैं, मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, तो आपकी सच में मंशा क्या है? लेबर कानून के बारे में आप कुछ और बोलते हैं, आपका विजन फार्मर के बारे में कुछ और बोलते हैं, वहां पर असली में क्या सरकार इसकी सेंटर में करती है नरेगा के। चलिए, मेरे पास समय की कमी है, मुद्दे हालांकि बड़े लंबे हैं। मैं जो हमारा एग्जिट पोल है उस पे अंत में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। जिस तरीके से अर्जुन हम देख रहे हैं, बीजेपी बहुमत बनती नहीं दिख रही है, इनेलो बनती नहीं दिख रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं नीचे जो ग्राफ आ रहा है, जो ओवरऑल हरियाणा की परिस्थिति है, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पेज फंसने वाला जरूर है, पूरा फंसने वाला। और जब ये फंसेगा तो आत्मसम्मान से तोड़े गए गठबंधन वो कब तक वैसे ही रहेंगे? आत्मसम्मान कहाँ जाएगा? सत्ता की जो लालच है या लालसा है, उसके लिए कितना आत्मसम्मान रहेगा, किन पार्टियों का रहेगा,
ये हमें अगले कुछ दिन में पता चल जाएगा। सनवारी जी, आपके पास संक्षेप में जानना चाहूंगा किस तरीके का नजरिया आप हरियाणा के जो चुनाव हो उस पर रखते हैं? बिल्कुल साहब, मेरा और मेरी पार्टी का नजरिया बिल्कुल क्लियर है। हम पूरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर के आपको 20 और 21 तारीख को मुख्यमंत्री और सरकार दे देंगे। नैयर साहब, आप कितना सहमत हैं बीजेपी के साथ? मैं बीजेपी के साथ सहमत नहीं हूँ, तो कभी होते क्योंकि वो होगा भी नहीं, क्योंकि उसका कारण है कि हमारी जो इस वक्त जो नेतृत्व है उनका भी दावा इतना है कि मैं आपको पहले कह चुका हूं कि या तो इस स्थिति में होंगे कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, नहीं तो इस स्थिति में जरूर होंगे कि आपके हरियाणा के अंदर हमारी जो हैंग जो है वो गवर्नमेंट रहेगी। कोई सरकार बनने नहीं देंगे। जी, खालिद जी, बनने नहीं देंगे, ऐसा नहीं कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि बनने नहीं देंगे। स्थिति ऐसी होगी कि हमारे पास सीटें इतनी होंगी कि हम इसको बाद में बिल्कुल गवर्नमेंट आ सकती है। ये नहीं कहना कि हम बनाने देंगे। आने वाले 19 तारीख के बाद पता चल जाएगा सरकार किसकी बननी है। इतना जरूर है कि मैं यहाँ पर ये कह के जा रहा हूँ कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। जी, तमाम मेहमानों का चर्चा में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।